तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है मानस सिंह चौहान, और इनका सवाल है, सर स्कूल सोसाइटी रिन्यू करवानी है बट स्कूल का संविधान की ओरिजिनल कॉपी नहीं है, सिर्फ फोटो कॉपी ही है, तो क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? तो मानस सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो यह कि जो संविधान होता है वो स्कूल का नहीं होता है, वो सोसाइटी या फिर संस्था का होता है। दूसरी बात यह कि यदि आपके पास संविधान की ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो इसके लिए आप संबंधित अपने जिले के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्तिगत जा सकते हैं और वहां से अपने संविधान की डुप्लीकेट कॉपी वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे का काम आप अपना कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने वो नहीं आएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बिंग जंगराज फाउंडेशन, और इनका सवाल है, राम राम शाह सर जी। राम राम शाह, आपकी दो बार राम राम शाह। मेरा सवाल है, समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप फोरम में यह आ रहा है, पेमेंट इज सेक्शनेटेड के बाद एप्लीकेशन मार्केट इन रेड फ्लैग, प्लीज कॉन्टेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और बिल रिवर्टेड टू चेक फ्रॉड एप्लीकेशन टू ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट्स एज पर ऑर्डर डेट। सर मैं क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। सर मैसेज को आए 15 दिन हो गए। तो बिंग जंगराज फाउंडेशन में आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए आया है क्योंकि देखिए अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज थी, बहुत सारे ऐसी कॉलेज थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने स्कॉलरशिप के नाम पे है राजस्थान सरकार को चूना लगा दिया और लाखों में चूना लगा दिया। तो ऐसे में बाद में एज ए डिपार्टमेंट के ये पकड़ में आ गए, ये जो फ्रॉड हुआ था ये फ्रॉड पकड़ में आ गया। तो ऐसे में कई जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको ब्लैक लिस्ट में है वो कर दिया। अब ऐसे में यहां पे मैसेज इसीलिए आपके सामने है। तो यहां पे देखिए आपने किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में यहां पे समाज कल्याण का विभाग है, ठीक है, उस विभाग में आपको जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर है, अपने दस्तावेज है, वहां पे आपको लेके जाना और उनको बोल देना कि भैया मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मेरी स्कॉलरशिप है वो जारी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नो टेंशन। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अनुज आर्ट सेंटर, और इनका सवाल यह है, सर आप राजस्थान फ्री टेबलेट योजना 2024 पर एक वीडियो बनाओ प्लीज सर। तो अनुज देखिए आपको बताना चाहूंगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर बनाऊं क्या जब अगर सही जानकारी तो आए, कोई नया अपडेट तो आए। अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी चैनल के ऊपर इस प्रकार की जानकारी हाल ही के दिनों में सुनी है, देखी है, तो यहां पे देखिए मात्र अधूरी जानकारी होती है, और अधूरी जानकारी देना इस राजगुरु जी को कतई पसंद नहीं है। फिर भी अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी क्लू आएगा तो आपको जरूर जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे पास यदि थोड़ी सी भी न्यूज आ जाती है और जो जानकारी मैं आपको देता हूं वो लगभग यानी 95% है, वो तकरीबन यहां पे सही रहती है। तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोहन कुमार, और इनका सवाल है, 5 साल के बच्चों के साथ बड़ा धोखा किया है इस साल। तो देखिए मोहन कुमार का ये जो सवाल है वो आरटी एडमिशन को लेके, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर जो इस बार एज रखी वो 6 से लेके 7 साल के बीच में वो रखी गई है। तो मोहन कुमार और इनके वास्ते या फिर इनके जरिए बहुत सारे हमारे जो दूसरे साथी हैं जिनके दिमाग में भी ये सवाल इधर उधर घूम रहा है, उन सबको मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे शिक्षा विभाग ने बिल्कुल नियमानुसार काम किया है। यहां पे देखिए एनईपी 2020 का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हमारी वीडियो सुन लीजिएगा, उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी वो दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे एज है वो रखी गई है। अब यहां पे देखिए आरटी एडमिशन को लेके जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं अलग वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ज्यादा नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी मैं मोहन कुमार को यहां पे कहना चाहूंगा, बच्चा 5 ही साल का हुआ है, अगले साल आरटी में एडमिशन कर दीजिएगा, अगले साल वो डायरेक्ट 9 साल का तो नहीं हो जाएगा। हाँ, इस साल आप दूसरी क्लास में नॉर्मल एडमिशन करवा दीजिएगा, दिक्कत कहां पे आ रही, बस सोच का फर्क है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजस्थानी बालक, और इनका सवाल है, सर जी मैंने आज 2 बार पैन कार्ड बना लिए और दोनों में पेमेंट फेल आ गए, अब क्या करें, पेमेंट वापस आऊंगा या नहीं, प्लीज कोई सॉल्यूशन है, गरीब हूं जी मैं तो बहुत गरीब हूं, आपसे भी गरीब हूं, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए इतनी गरीबी दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी मेरे भाई, क्योंकि आपका सवाल उत्तर देना मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। अब यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया तो टेंशन काहे के लेने की, या तो 24 घंटे में रिवर्ट हो जाएगा या फिर अगले 7 दिन से पहले हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा पेमेंट कट गया है तो संबंधित आपका जो बैंक है उनके जो टोल फ्री
फ्री नंबर है, वहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा। क्योंकि जब शिकायत दर्ज करवा जाती है तो बैंक है अपने आप है वो प्रोसेस है वो चालू रखता है। अगर यहां पेमेंट बीच में अटक गया है तो वापस रिवर्ट हो जाएगा, अन्यथा वो 24 घंटे या 48 घंटे के बाद वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पीएस मरम्मत। अरे भैया किसकी मरम्मत करने जा रहे हो? खैर कोई बात नहीं, इनका सवाल है पिछले साल बच्ची का फर्स्ट क्लास में आरटी में प्रवेश करवाया था और प्रवेश भी हो गया, पर स्कूल वालों ने बच्ची को यूकेजी में बैठा दिया। इस बात का मुझे बच्ची की एग्जाम लगी तब पता चला। मैंने स्कूल में जाकर इस बारे में बात की थी। बच्ची का बेस अभी कमजोर है इसलिए यूकेजी में रखा है। अब बच्ची की फाइनल मार्कशीट यूकेजी की आई है, फीस नहीं मांगी है, प्लस स्कूल से फ्री कॉपी मिली है। आगे कोई समस्या तो नहीं होगी गुरुजी, प्लीज गाइड करो। तो पीएस मन्नत वाले भाई मैं देखिए आपको बताना चाहूंगा, उन्हीं स्कूल वालों को यह कहो कि आपके स्कूल में कक्षा 10वीं या 12वीं जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है उसके अंदर स्टूडेंट है और उसका बेस कमजोर है, तो क्या इस बार आप उनको पिछली क्लास के एग्जाम दिलाओगे या फिर यहां पे बोर्ड की एग्जाम दिलाओगे? आशा रखता हूं अब आप आसानी से समझ गए। हां ठीक है, अगर बच्चे का बेस कमजोर है तो कुछ दिनों के लिए है, उस बेस को सुधारने के लिए वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है बच्चे से करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं ताकि वो आगे वो बढ़ सके, अपने लेवल के बच्चों के साथ वो आ सके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बैक वाली क्लास के अंदर है वो उसका एग्जाम दिला दे। अरे भैया अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो पोर्टल पे तो फिलहाल वो फर्स्ट क्लास में है और जैसे ही सेशन का एंड होगा तो वो सेकंड क्लास में चली जाएगी, तो फिर यूकेजी फर्स्ट में कैसे आएगी? सब गोलमाल है भैया, गोलमाल है ये मामला। समझाओ उनको, जाकर उनको ये बोलो कि राजगुरु जी की वीडियो देख लिया करो ताकि भेजे में है कुछ आपके सही तरीके से वो बैठ जाए। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं एस के पब्लिक स्कूल, और इनका सवाल यह, सर हमारे स्कूल से पिछले साल एक छात्र ने 12वीं पास की थी और इस साल हमारे स्कूल से रेगुलर से एक विषय में इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा था लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी। अब हम पीएसपी पोर्टल पर टीसी बनाते वक्त परीक्षा परिणाम में क्या लिखें, पास या अनुपस्थित? क्योंकि छात्र ने 12वीं पास तो पिछले साल ही कर ली थी लेकिन इस साल इंप्रूवमेंट में अनुपस्थित भी है। क्या लिखे समझ नहीं आ रहा है। नियमानुसार जो सही है वो बताने की कृपा करे। वो स्टूडेंट बार बार हमसे पूछ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उस स्टूडेंट ने ही मुझे आपके बारे में बताया था। तो एस के पब्लिक स्कूल आपको बताना चाहूंगा, स्टूडेंट ने आपको बिल्कुल सही जानकारी दी है क्योंकि उस स्टूडेंट ने पहले यही सवाल मुझसे पूछा था तो मैंने उनको ये बताया था। अब यहां पे देखिए दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो स्कूल साथी हैं उनको नियमों की है पूरी जानकारी नहीं होती है। अब आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से स्कूल वाला भी परेशान है, अभिभावक और स्टूडेंट वो भी परेशान होते हैं। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, नियमानुसार आप अपने टीसी में वो पास लिखिएगा यदि वो लास्ट ईयर पास था। क्योंकि यहां पे देखिए बोर्ड का ये रूल है, अगर कोई भी बच्चा अंक सुधार, श्रेणी सुधार या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन करता है, यदि इसी साल के अंदर जब उसने दोबारा आवेदन किया उसमें यदि अंक उसके ज्यादा आ जाते हैं तो जो लास्ट ईयर उसने जो परीक्षा थी तो उस परीक्षा वाले अंक वो मान्य होंगे। अगर यहां पे मान लेते हैं कि मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन किया, बच्चा फेल हो गया, कम नंबर आए, एब्सेंट रह गया, तो ऐसी स्थिति में अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है जिसमें वो पास हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा अंक थे, वो मान्य होगी और उसी के आधार पर है आप अपना पूरा काम है वो करोगे, यानी टीसी वो जारी करोगे तो वहां पे आप पास है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहां पे नहीं आने वाली है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं थानोस टीवी, और इनका सवाल है, सर फॉर्म भरते टाइम पेरेंट्स के फोन नंबर गलत चढ़ गए, स्टूडेंट डिटेल भर दी थी पर फॉर्म फाइनल नहीं किया, तगा क्या है, और लॉग आउट हो गया था, अब लॉग इन नहीं कर पा रहा, बिना ओटीपी के, और फोन नंबर भी कैसे चेंज करें, फॉर्म कैसे फाइनल करें? तो थानोस टीवी देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा आप खुद ही गलत प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो और फोन से ओटीपी वेरीफाई नहीं होती है तब तक यहां पे एप्लीकेशन नंबर जारी नहीं होते। अब यार आपके एप्लीकेशन नंबर जारी नहीं हुए, ओटीपी आपके पास आए नहीं, तो भैया आपने फॉर्म है वो बीच में कहां से क्रैक हो गया? आप गलत जानकारी मुझे दे रहे हो। तो ऐसे में नंबर आपका नहीं है, ओटीपी आपके पास नहीं आई है, तो फॉर्म भी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो इसलिए उसी स्टूडेंट का आपको पुनः है नया फॉर्म है वो भरना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके पास ओटीपी आई है, अगर ऐसा नहीं है
तो ओटीपी नहीं आई, ओटीपी नहीं, तो आप दोबारा फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं एसवीएम, और इनका सवाल है, सर आपने बताया था कि पोर्टल बैंक अकाउंट को प्रोफाइल में जाकर बैंक अकाउंट वाले मेनू में नहीं जुड़ रहा है। तो एसवीएम आपको कहना चाहूंगा भैया जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। अब आपके नहीं जुड़ रहा तो ये कोई टेक्निकल समस्या हो सकती है। आप वाला पीएसपी कोड है और एक बार मुझे भेज दीजिएगा, है ना, पासवर्ड वगैरह वगैरह, तो एक बार मैं लॉगिन करके देख लूंगा। अगर जुड़ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, मेल के जरिए है, मुझे सूचित कर दीजिएगा, वहीं पर आप पूरी जानकारी बताइएगा। मेल का टाइटल लिखिएगा, क्या समस्या है वो भी लिखिएगा। बहुत सारे साथियों के मेल आते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या क्या मामला है। ठीक है, तो देखते हैं अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो फिर आपको दूसरा समाधान बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह है, सर जी बेरोजगारी भत्ता का अगस्त माह के बाद पेमेंट नहीं आया है, क्या सूचना है इस योजना के बारे में? तो देखिए भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार आप अपना स्टेटस वो देखिएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्म में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा लगा दिया जाता है, तो एक बार आप अपनी एसएसओ आईडी में या फिर अपने एप्लीकेशन नंबर से है उसका स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। अगर नहीं आया तो एक बार देखिए, चुनावी मामला चल रहा है और जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद है ये प्रोसेस है पुनः वो शुरू हो जाएगी। कहीं नहीं ऐसा नहीं हो कि आपके फॉर्म पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन तो है संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा तो नहीं लगाया गया, तो वो आप पता कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो समाप्त हो गए। आशा रखता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो अपना सवाल लिखा करो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।